नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज मैं कई दिनों बाद आपके समक्ष आ पाया। मैंने अपने एपिसोड 442 में बहुत डिटेल में आपको बताया था कि मैं लॉ यानी एलएलबी का एग्ज़ाम देने के लिए अपने गृह जनपद प्रयागराज जा रहा हूं और 16 को देर रात आऊँगा। कल बहुत रात हो गई, इसलिए मैं आपके समक्ष नहीं आ पाया। आज आया हूँ। आज रंगोत्सव के त्योहार का पहला पादान यानी होलिका दहन है। कहीं कहीं होलिका दहन हो गया होगा और कहीं 1:30 बजे के बाद होगा। मैं अपने पूरे किस्सा गोई परिवार को आज होलिका दहन और कल होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस बार आपकी होली ज़्यादा रंगों से भरी, ज़्यादा खुशियों से भरी, ज़्यादा उत्साह से भरी, ज़्यादा आपसी प्रेम भाव से भरी और ज़्यादा पुराने जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करने के बाद नए सिरे से होने वाली नई आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भरी हुई होगी। इधर जब मैं 4-5 दिन नहीं था और मैं अपने गांव में जहां रुका था वहां पर इंटरनेट न होने की वजह से मैंने आपके कमेंट्स नहीं देखे थे। कल देर रात आया तो मैंने कमेंट्स देखे, थोड़ा दुख भी हुआ। सारी बात बताने के बाद भी लोगों ने अच्छे कमेंट नहीं किए थे। किसी ने लिखा था कि अब आप फॉर्मेलिटी करने लगे हैं। किसी ने लिखा कि 10-15 मिनट की कहानियां सुना रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपकी स्टोरीज खत्म हो गई हैं। अब मैं छोड़ रहा हूं, बाय। आप देखिएगा, ये पिछले 4-5 दिनों के कमेंट्स में लिखा हुआ है। किसी ने लिखा कि स्टोरी को लंबा करिए, मज़ा नहीं आ रहा। जबकि 442 में मैंने 10 मार्च को बहुत स्पष्ट कहा था कि मैं कल से 4-5 दिन के लिए नहीं रहूँगा और प्रयागराज जा रहा हूँ, 16 की शाम को आ जाऊँगा। मेरे सहयोगी जो निस्वार्थ भाव से, जिन्होंने इधर 25-30 एपिसोड में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ उसमें जो आजकल प्रोफेशनल बातें होती हैं वो सब डाली हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सर ऐसा है, 5 दिन का समय बहुत लंबा होता है और आपके जो किस्सा गोई परिवार के लोग हैं वो परेशान होते हैं, तो कृपा करके आप छोटे छोटे ही सही 4-5 एपिसोड्स का जिक्र कर दीजिए ताकि मैं उसको समय से लोड कर दूं। और समय से लोड होने पर लोग सुन लेंगे, शिकायत तो होगी लेकिन लोग सुन लेंगे, एकदम खालीपन नहीं रहेगा। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया था। अनुरोध स्वीकार करके ही जो 2 दिन में जो अखबारों में जो कहानियाँ, जो स्टोरीज़ क्या, जो इंसिडेंट थे क्राइम के, वो मैंने छोटे छोटे रिकॉर्ड करके उनके पास छोड़ दिए थे ताकि वो 5 दिन तक लगातार आपको भेज सकें। और इसके बाद भी सारी कुछ सब चीज़ें बताने के बाद भी जो कमेंट्स पढ़े मैंने, सामान्य रूप से इस तरह के कमेंट हमारे परिवार के लोग नहीं करते हैं। अब हमें नहीं पता कितने रेगुलर वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं, पर ये कमेंट हुए, मुझे दुख हुआ। मैं 2 चीज़ें बहुत क्लियर कर दूं। पहला कि जब भी मैं जाता हूं बता के जाता हूं। पहले ये होता था कि मैं जाता था, जयप्रकाश जी हमारे पास थे नहीं, तो 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन खाली रहता था। पीलीभीत में मैं बहुत लंबे लंबे समय के लिए बाहर रहा जब मेरी आईजी बरेली था, और 10 दिन 12 दिन तक कोई इंसिडेंट अपलोड नहीं हो पाता था। दूसरा, मैं, आप सभी जानते हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 25-30 एपिसोड से हमारे मित्र जो हैं, जयप्रकाश हमारे सब्सक्राइबर भी थे, हमारे परिवार के सदस्य भी थे। उन्होंने निःशुल्क थोड़े बहुत बदलाव किए। उनका ये कहना है कि साहब यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है और ऐसे मोनोटोनस हो जाएगा, मैं कुछ इसमें बदलाव करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें सहर्ष कहा कि आप बिल्कुल कर लीजिए, और उन्होंने कर दिए। ये जिनको आप स्टोरीज कह रहे हैं ख़त्म हो गई हैं और किस्सा कोई ख़त्म होने वाला है, इस तरह की टिप्पणी भी किसी ने की थी, तो मैं ये बता दूं कि ये काल्पनिक स्टोरियाँ, ये काल्पनिक कहानियाँ या काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं। ये क्राइम के रियल इंसिडेंट हैं, और जब तक सोसाइटी है तब तक क्राइम रहेगा। और
जब तक क्राइम है तब तक किस्सा गोई भी रहेगा। ना क्राइम ख़त्म होने वाला है, ना किस्सा गोई ख़त्म होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि पिछले 5 दिनों में किसी को जो इतना गुस्सा आया है या किसी को जो इस तरह के कमेंट जिन्होंने किए हैं, उनको अपने जो जो उनकी शंकाएं थीं उसका समाधान हो गया होगा। अब मैं सीधे आज की घटना यानी जो आज का वाक़या है जो बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ उस पर आ जाता हूँ। 7 मार्च 2022 को बिजनौर कोतवाली में मनोज कुमार राणा, जो सरस्वती विहार मुकेड़ा कॉलोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, अपने 3-4 लोगों के साथ आए। इंस्पेक्टर कोतवाली मौजूद थे। उनको ये बताया कि मेरी सगी बहन बबीता और मेरे बहनोई राजेश अग्रवाल 28 फरवरी से इन दोनों का मोबाइल फ़ोन ऑफ है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की जानने की क्या हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। हम लोग आए, सीधे उनके घर गए। उनके शिवलोक कॉलोनी वाले घर में जब हम गए, वहाँ ताला बंद था। 28 से लगातार मुस्तकिल उन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर हम अपनी बहन बबीता के शक्ति चौक पर उसका एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर है, वहाँ गए, वहाँ भी ताला बंद था। उन्होंने ये बताया कि राजेश अग्रवाल जी जो व्यापारी राजनीति है उसमें बहुत सक्रिय हैं और समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। इतना सुनने पर लोगों को जानकारी भी थी थाने पर कि व्यापारी राजनीति में सक्रिय व्यक्ति है। दोनों की गुमशुदगी 7 मार्च को कोतवाली पुलिस बिजनौर ने लिख ली। पुलिस ने पहला काम किया, उनका हुलिया उलिया लिखने के बाद पहला काम ये किया कि कृपा करके इनकी दोनों के मोबाइल नंबर दे दीजिए। दोनों के मोबाइल नंबर मिल गए। मोबाइल नंबर लेने के बाद उन दोनों की लोकेशन देखी गई कि आखिर ये कहाँ पर हैं। बबीता का मोबाइल 3 मार्च को मुरादाबाद जिले में रेलवे लाइन के किनारे वाले टावर पर आया। पुलिस को फौरन भेजा गया। पुलिस ने वहाँ तलाश किया। ये उम्मीद थी कि यहाँ अगर मोबाइल गिरा है तो हो सकता है आसपास कहीं कोई इसके बारे में सूचना मिल जाए, लेकिन दिन भर के प्रयास के बाद पुलिस लौट आई। दूसरा राजेश अग्रवाल का मोबाइल उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 7 मार्च तक, बल्कि 8 मार्च तक उसकी लोकेशन आती रही। कभी इनको कॉल, कभी सारे कॉल्स, कोई भी ऐसी कॉल नहीं थी जिनको ट्रेस किया जा सके। ज़्यादातर इंटरनेट के ऑन होने से जो लोकेशन मिलती है, ऐसी लोकेशंस थीं। पुलिस ने ये देखा उसका IMI रन करा के कि ये उनका सेट है या दूसरे का सेट है, क्योंकि पुलिस को ये अंदाज़ा लगा या पुलिस को ये आशंका लगी कि हो सकता है कि इनका मोबाइल किसी दूसरे ने छीन लिया हो, ले लिया हो, पड़ा हुआ मिला हो। IMI रन कराने पर जो सेट था, जिस मोबाइल सेट पर वो सिम लगा हुआ था, वो मुरादाबाद के ही एक आपराधिक छवि के व्यक्ति का था। पुलिस ने उसे तुरंत उठा लिया, थाने पर ले आए, पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने बताया कि साहब करीबन 2 महीने पहले मेरा मोबाइल दिल्ली से मुरादाबाद आते समय ट्रेन में कहीं गिर गया था या किसी ने निकाल लिया था। इस संबंध में मैंने कोतवाली आकर एक सूचना भी दी थी। मुझे कोतवाली में कहा गया कि चूंकि ट्रेन का जिक्र आपने किया है, आप JRP मुरादाबाद में इसकी सूचना लिखवाइए। मैं JRP मुरादाबाद गया और वहाँ पर इसके गायब होने की सूचना लिखाई। जो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा इंटरेस्ट उसमें फ़ोन बुक में था, मेरे बहुत सारे फ़ोन नंबर उसी में चले गए थे। फिर उसने बताया कि मैं 6-7 दिनों तक JRP का जो सर्विलांस सेल है वहाँ भी मैंने चक्कर लगाए, सबसे रिक्वेस्ट की कि साहब पता करिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन उसकी कोई लोकेशन नहीं पता लगी। पुलिस ने अपनी तरफ से उसकी इस गुमशुदगी की सूचना वाले एप्लीकेशन और उसका जो कहना था कि मैंने कई बार चक्कर लगाए JRP के सर्विलांस सेल में, वो सब बातें तस्दीक हो गईं। इसका मतलब ये फ़ोन उसके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो गिर गया था और
उसी फ़ोन को प्राप्त करके किसी तरह से ये कॉल उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों से की गई थी। फिर सीडीआर की एनालिसिस शुरू हुई। सीडीआर के एनालिसिस में बबीता और राजेश अग्रवाल दोनों से एक नंबर पर बराबर बराबर कॉल दिखाई दी। 30-30, 40-40 कॉल उनके नंबर पर दिखाई पड़ी। पता किया गया कि ये जिसका नंबर है वो बबीता की जो ब्यूटी पार्लर की दुकान है उसमें काम करने वाली लड़की का है, काम करने वाली महिला का है, जिसका नाम रूमा है। रूमा को बुलाया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ का जो मुख्य बिंदु था कि 28 फरवरी को, जिस दिन से उन दोनों का गायब होना बताया जा रहा है, उस दिन करीब 20 कॉल दोनों से इनकी हुई, राजेश अग्रवाल से भी और उनकी पत्नी बबीता अग्रवाल से भी। और दूसरा केंद्र बिंदु ये था कि 28 फरवरी की दिन में 12 बजे से लेकर और रात में 12 बजे के बीच में बहुत ढेर सारी कॉल हुई, जिनमें तुषार और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम मुकेश, तुषार रूमा का लड़का है, और एक दूसरा व्यक्ति मुकेश, उन दोनों से भी बातचीत हुई थी और बहुत लंबी लंबी और बहुत फ्रीक्वेंट कॉल्स भी हुई थी। एक बार तो करीब 1 घंटे तक तीनों की एक ही जगह लोकेशन थी, लेकिन फ़ोन से बात हो रही थी। यानी तीनों लगभग एक ही जगह पे थे, लेकिन आपस में फ़ोन से बात कर रहे थे। ये थोड़ा सा अनयूजुअल पैटर्न होने पर रूमा से इसी सिलसिले में बातचीत शुरू की गई, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। वो बार बार ये कहती रही, मुझे नहीं पता, पता नहीं कैसे है, हो सकता है मेरे बेटे ने बात की हो। उसको बताया गया कि आपके बेटे के फ़ोन से भी बात की गई है, आपसे बात की गई है, मुकेश से बात की गई है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। रूमा के बेटे तुषार को बुलाया गया, थोड़ी सख्ती भी की गई, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं निकली। फिर वही हुआ जो पुलिस बिना बल का इस्तेमाल किए हुए करती है कि 28 फरवरी की पूरी दिनचर्या और एक एक कॉल के बारे में रूमा और उसके बेटे से अलग अलग पूछताछ की गई। 4 घंटे की गंभीर पूछताछ में दोनों के बयानों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। बात समझ में आ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ इन्हीं दोनों के बीच में है, लेकिन वो बार बार मुकेश का नाम लेता था। मुकेश को भी बुलाया, मनोज को भी बुलाया गया, मनोज नाम था उसका, जो तीसरा व्यक्ति था, उसको थाने पर लाया गया। वो भी इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन सही लाइन पर नहीं आया। फिर मुकेश और मनोज और तुषार, इन दोनों से श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। सत्य बोलक यंत्र तक पहुंचने से पहले ही दोनों टूट गए और बताया कि हमने दोनों को मार दिया है, राजेश अग्रवाल को भी और बबीता को भी। और ये बताया कि इस मारने में मैं, मेरी माँ, मनोज और एक धीरज, मनोज का चचेरा भाई जिसका नाम धीरज उर्फ मोंटू था, वो भी शामिल था। धीरज उर्फ मोंटू को बुलाया गया। वो पेदा सहकारी समिति का चेयरमैन था और आज़ाद किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष था। मुकेश का चचेरा भाई था। मनोज उर्फ मुकेश, इसके बताने पर धीरज उर्फ मोंटी को भी लाया गया। वो भी पहले इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन पुलिस की थोड़ी सी आवाभगत के बाद ही वो भी टूट गया। बात तय हो गई कि ये 4 लोग थे जिन लोगों ने उन दोनों की हत्या कर दी, लेकिन वो कहाँ फेंका, कहाँ हैं, कहाँ हत्या की, इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे या बता नहीं रहे थे जानबूझकर। तब एक एक से तुषार की रूमा से अलग से आमना सामना कराया गया, मनोज का रूमा से आमना सामना कराया गया।
धीरज का रूमा से आमना सामना कराया गया। इतना आमना सामना और इतने फैक्ट्स के बाद रूमा भी टूट गई और उसने पूरी बात स्वीकार कर ली। रूमा ने बताया कि राजेश मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है, शासनी गेट के पास कृष्णा नगर कॉलोनी का। करीब 22 साल पहले, और वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी शिक्षिका थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का उसका कहीं विदेश में किसी बड़े पद पर नौकरी करता है। तो पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर वो 22 साल पहले बिजनौर आ गया और बिजनौर में उसने बबीता से शादी की। बबीता रहने वाली उत्तराखंड की थी, खूबसूरत थी। शादी करने के बाद वो व्यापार सभा की नेतागिरी करने लगा और इसी नेतागिरी में उसके 2 मकान और 3 दुकान बिजनौर शहर में हो गए। उसका नाम नेतागिरी में चल गया, बड़ा हो गया और इस तरह से उसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली। एक दुकान में उसने बबीता को ब्यूटी पार्लर, शक्ति चौक में कोई दुकान में उसने ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। और चूंकि रूमा के पति का देहांत हो गया था, वो भी बबीता के ब्यूटी पार्लर में आकर काम करने लगी। रूमा ने आगे बताया कि जैसे ही हमने काम शुरू किया, महीने भर में ही मुझे ये पता लग गया कि राजेश अग्रवाल कुछ आशिक मिजाज टाइप के आदमी हैं। शुरुआत में ही जैसे उसे ये अंदाजा हुआ कि आशिक मिजाज हैं, इसने फौरन उससे संबंध बना लिए। इसका ये रूमा का ये कहना था कि मुझे भी पति के मरने के बाद मुझे भी पैसों की भी ज़रूरत थी और ऐसे मजबूत आदमी की ज़रूरत थी जो हमारे और हमारे परिवार की रक्षा कर सके। और जैसे ही मैंने उनका ये एटीट्यूड राजेश अग्रवाल का देखा, वैसे ही मैंने भी डोरे डाले और उनसे संबंध बना लिए। सवेरे सवेरे बबीता अपने कस्टमर्स के चक्कर में ब्यूटी पार्लर पर आ जाती थी। मैं उससे बात कर लेती थी, कितने ग्राहक हैं। मैं समझ जाती थी कि भी 1 घंटे वहाँ से निकलने वाली नहीं है। तब मैं सीधे राजेश अग्रवाल के पास जाती थी। वहाँ उसके पास थोड़ा समय बिताकर तब मैं ब्यूटी पार्लर आया करती थी। और फिर बबीता जब अपना खाना वाना खाने चली जाती थी, उसके बाद भी मैं देर रात तक ब्यूटी पार्लर पर उसका काम संभालती थी। रूमा ने यह बताया कि इस बीच में राजेश अग्रवाल उसका ज़्यादा शोषण करने लगा। हालांकि जितनी ज़रूरत इसको पैसे की होती थी पूरा पैसा देता था, लेकिन शोषण ज़्यादा करने लगा और ये कहने लगा कि 20 साल हमारी और बबीता की शादी के हो गए, हमारे संतान नहीं है, मैं संतान के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूं। रूमा ने कहा कि मैंने साफ मना कर दिया कि देखिए मैं विधवा हूं, दूसरा मेरे बहुत बड़े बड़े उम्रदराज 22-22, 25-25 साल के बच्चे हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी पैसे के लालच में वो उससे संबंध बनाती रही, ऐसा रूमा ने पुलिस को बताया। इसी बीच राजेश अग्रवाल के साथ रहने वाले आने जाने वाले एक मुकेश मेरे संपर्क में आ गए। मुकेश का भी एटीट्यूड देखकर मुझे यह लगा कि इनका भी मुझ में इंटरेस्ट है। मुकेश भी पैसे वाले थे। मैंने मुकेश से संबंध बना लिए। मेरे ज़रूरत का सारा जितनी मेरी ज़रूरत थी वो मुकेश पूरा करने लगे, मेरे और मेरे परिवार की। जब उनसे काफ़ी नज़दीकी हो गई तो एक दिन मैंने उससे, मुकेश को, राजेश के बारे में सब बात बताई कि राजेश उसके साथ क्या क्या करता है और कितना दबाव बना रहा है। उमा ने कहा कि चूंकि मुकेश काफ़ी यंग था और राजेश की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं भी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैंने मुकेश को बताया कि कैसे भी मेरा इससे पीछा छुड़ा दो, मैं परेशान हो गई हूँ। मुकेश ने उस समय ये कहा कि देखिए पीछा तो छूट जाएगा, इसका तो कोई नहीं है। 22 साल जब से ये अलीगढ़ से यहाँ आया है, कभी इसके परिवार ने इसको पूछा भी नहीं, ना कोई मिलने आया। इसके भाई हैं, इसके तमाम और बड़ी फैमिली है, कोई कभी भी न किसी ने पूछा, न कोई आया। लेकिन बबीता बहुत चालाक है, अगर हम कुछ करेंगे तो बबीता हमें छोड़ेगी नहीं, हम फंस गए तो ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए इन दोनों को मारना ज़रूरी है। बात तय हो गई।
कि अब हम इन दोनों को मार देंगे और इनके 2 मकान और 3 दुकानों पर कब्जा कर लेंगे। रूमा ने कहा कि सारे पेपर्स, इनके कागजात जायदाद के वो कहाँ रखे हैं मुझे पता है, मैं निकाल कर लाऊंगी। एक वसीयत किसी वकील से तैयार करा लो, मारने से पहले मैं उस वसीयत पे इसके सिग्नेचर करा लूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद जब ये दोनों मार दिए जाएंगे तो ये सारी संपत्ति का मालिकाना हक हम लोगों का होगा। मुकेश ने यही किया। पेपर्स उसने निकाले इनके घर से, फोटोकॉपी कराई, मुकेश को दिया। मुकेश ने एक वसीयत तैयार कर दी। रूमा 28 तारीख को सवेरे ही, जैसे ही उसे पता लगा कि बबीता ब्यूटी पार्लर पहुंच गई है, वो सीधे राजेश के घर पर पहुंची और राजेश से उसी तरह की बातें जो राजेश उससे किया करता था, पहले ये सब बातें की। फिर वो बाहर निकली, अपने बेटे तुषार को इशारा किया। तुषार एक बैग में एक कुल्हाड़ी और वसीयत के कागजात लेकर आया। राजेश ने पूछा ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, कुछ कागज हैं, आपको दिखाने हैं। वो कागज निकाला और ये कहा कि इस पर दस्तखत कर दीजिए। राजेश ने जैसे ही उसको पढ़ा वो समझ गया कि ये वसीयत है। उसने कहा खबरदार ऐसी गलती मत करना, मैं कतई इस पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। रूमा ने कहा कि मैंने कहा कि नहीं, सिग्नेचर तुम आज ही करोगे और अभी करोगे। इसी बीच में तुषार ने कुल्हाड़ी निकाल ली। कुल्हाड़ी देखते ही उसने शोर मचाने की कोशिश की। रूमा ने कहा मैंने अपने बेटे से कुल्हाड़ी छीनकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वो कुल्हाड़ी दे मारी। वहीं वो बेहोश होकर गिर गया और मैंने उसके गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन काट दी, इंश्योर कर लिया कि वो मर चुका है। फिर तुषार से कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर चले जाओ, बबीता को बुलाकर ये कह दो कि रूमा की तबीयत बहुत खराब है, उसे लेकर घर पर, हमीदपुर में उसका घर था, हमीदपुर उसको लेकर फौरन आ जाओ। रूमा ने वॉशरूम में हाथ पैर धोए, खून के सारे निशान अपने शरीर पर जो थे वो मिटाए। मिटाने के बाद वो वहाँ से सीधे अपने घर पहुँच गई। इधर उसके बेटे तुषार ने बबीता को जाके बताया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप चलिए, उसे डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, तुरंत किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, बिना आपके संभव नहीं है, आपको याद कर रही है। बबीता ने यह बात सुनी, तुरंत तुषार की स्कूटी पर बैठ के वो उसके घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही रूमा और तुषार ने उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे चारपाई के नीचे डाल दिया। रूमा ने तुरंत वहां से फोन किया। मुकेश और धीरज को, मुकेश और उसके चचेरे भाई धीरज को, कि अपनी गाड़ी लेकर फौरन आ जाओ। उन दोनों को इस प्रोग्राम का या इस साजिश का अंदाजा था। वो दोनों फौरन वैगनार लेकर आ गए। तुषार, रूमा, मुकेश और धीरज चारों वैगनार पे सवार होकर सीधे राजेश अग्रवाल के घर गए। उसकी बॉडी को एक गद्दे में अच्छी तरह लपेटा, फिर पूरे घर को पानी से खूब अच्छी तरह साफ किया, सारा सामान करीने से लगाया, नया बिस्तर, नई तकिया, ये सब चीज़ें लगा दी, एज इफ कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। शाम हो गई। शाम ढलते ढलते वैगनार में उसकी बॉडी को गद्दे में लपेटे हुए सीधे अपने घर हमीदपुर ले गई। वहाँ पर धीरज, मनोज और तुषार ने मिलकर आंगन में एक किनारे गड्ढा खोदा। 2-2.5 घंटे में अच्छा गहरा गड्ढा खोदने के बाद राजेश अग्रवाल की बॉडी को उसी के भीतर डालकर अच्छी तरह दबा दिया। उसका घर था, बाहर से आने वाला कोई नहीं था, सारा काम इत्मीनान से किया। फिर निकाल कर बाहर बबीता को देखा, अभी सांस उसकी चल रही थी। एक चुनरी से उसका गला कस दिया और जब इंश्योर कर लिया कि अब इसमें जान नहीं रह गई, तब उसने अपनी जो उसके पशुशाला है, जहाँ उसके पशु बांधे जाते हैं,
उसमें खोर के बीच में जगह होती है, खोर जिसमें खाना खिलाया जाता है पशुओं को, उसके बीच में, दो खोर के बीच में जगह होती है, उसमें उस बॉडी को रख दिया। और सवेरे ईंट, बालू और सीमेंट मंगाकर उन दोनों खोर के बीच में पूरी दीवार की चिनाई कर दी, यानी चारों तरफ से उसे पैक करके अच्छी तरह ईंट से और सीमेंट से, गारे से बंद करके उस पर प्लास्टर करा दिया। ये काम खुद इन्हीं तीनों लोगों ने किया। और सवेरे वो आंगन का वो हिस्सा जो खोदा गया था, उसमें बालू और सीमेंट डालकर उसकी फर्श को बिल्कुल चमका दिया, जैसे कि यहाँ कभी कोई चीज़ न खोदी गई है, न गाड़ी गई है, न इसका पता लगे। जब ये लोग वहाँ से राजेश के घर से उसकी बॉडी को लपेट कर ला रहे थे, तो उस पूरे घर में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया था, ताकि अगर डॉग स्क्वाड आए तो वो कंफ्यूज हो, उसको पता न लगे। पूरे घर के एक एक कोने में इन लोगों ने अच्छी तरह से साफ सफाई करके, बिस्तर लगा के, सामान करीने से लगा के रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया था, ताकि अगर डॉग स्क्वाड आता है तो उनका वो कंफ्यूज हो जाए, वो स्मेल से आगे न बढ़ सके। तुषार को उन दोनों के मोबाइल दिए गए। तुषार उसको ट्रेन में बैठ के, एक को वहाँ फेंक दिया उसने, मुरादाबाद से पहले रेलवे लाइन, उसमें खिड़की से, ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया, और दूसरे को लेके वो बाई रोड अलग अलग शहरों में चला गया और वहाँ से छोटी मोटी कॉल करने लगा, ताकि उसकी लोकेशन सीडीआर में बाहर की निकलती रहे। जो बबीता का मोबाइल फोन उसने फेंका, वो तो बबीता का ही था, लेकिन ये सब इतने शातिर थे। और बाद में तुषार ने ये बताया कि ये सारा आइडिया स्प्रे का, मोबाइल का, ये सब वो दृश्यम फिल्म की वजह से उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने मुरादाबाद में एक मोबाइल की, पुरानी मोबाइल की दुकान में एक मोबाइल खरीदा। उसके मोबाइल से सिम निकालकर उस पुराने मोबाइल में डाल दिया, और फिर उससे अलग अलग जगह से कॉल करता रहा, ताकि पुलिस इसमें उलझी रहे। ज़्यादा समय तक पुलिस उलझ जाएगी तो बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सड़ गल जाएगी, और फिर उसका पोस्टमार्टम संभव नहीं होगा, या पोस्टमार्टम में जो उन लोगों ने किया है वो सब नहीं आएगा। पुलिस ने जेसीबी मंगा के आंगन को और उस खोर के बीच की नई चुनाई की गई दीवार को जब तोड़ा, दोनों शव उन्हें मिल गए, राजेश अग्रवाल का भी और बबीता का भी। उनका पंचायतनामा कराया गया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज भेज दी गई। रूमा, तुषार, मुकेश और मुकेश का चचेरा भाई धीरज, इनको इसी 12 मार्च 2022 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वैगनार गाड़ी, कुल्हाड़ी, खून आलूदा गद्दा, खून आलूदा बाकी कपड़े, खून आलूदा मिट्टी, और वो चुनरी जिससे उसका गला कसा गया था, ये सब पुलिस ने बरामद कर ली। आज की घटना, राजेश ने अपनी शिक्षिका पत्नी और 2 बच्चों को लावारिस छोड़कर अपेक्षाकृत कम उम्र की सुंदर महिला बबीता से शादी कर ली, और अपने सारे नाते अपनी पत्नी और बच्चों से छोड़ दिए। वो दोनों भी खुददार थे, पत्नी और उनके बच्चे। वो दोबारा कभी लौटकर अपने पति या अपने बाप के पास नहीं आए। जब बबीता से 20 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, तो 55 साल की उम्र में राजेश का दिल रूमा पर आ गया। उसका जी भर के शोषण किया, और फिर उस पर दबाव बनाने लगा कि मैं बच्चे के लिए तुमसे शादी करूंगा। और रूमा को जब राजेश की कमजोरी का पता चल गया, तो उसने भी उससे बहुत पैसा वसूला। रूमा ने भी 2 नाव पर पैर रखे, और मुकेश से पैसा वसूलने लगी।
राजेश से तो ले ही रही थी, जब नया प्राणी मिला उसको मुकेश, तो उससे भी पैसा वसूलने लगी और वही सब कुछ करने लगी जो वो राजेश के साथ करती थी। और एक बार मुकेश से पैसा वसूलने के बाद वो राजेश को ठिकाने लगाने की सोचने लगी। एक महिला जो अपने मकान मालकिन या दुकान मालकिन की तनख्वाह पर गुजर बसर कर रही थी, उसका दिमाग कहाँ से कहाँ तक चला, सिर्फ राजेश की कमजोरी और मुकेश की कमजोरी के कारण। इधर राजेश ने भी दो नाव पे पैर रखा, एक उसकी पत्नी और दूसरी रूमा। उधर रूमा ने भी दो नाव पे पैर रखा। और इन सब के बीच में संपत्ति के लालच में मुकेश और धीरज को ये लगा कि हम इस काम को अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत महंगी प्रॉपर्टी, दो दो मकान और तीन तीन दुकान, ये कुछ न कुछ हमारे हिस्से भी मिल जाएगी और हम लोगों का भी जीवन बदलेगा। ये सोच के उन लोगों ने भी इस अपराध में हाथ लगा दिया और सारी नावें और सारे लोग डूब गए। राजेश की आशिक मिजाजी और रूमा का लालच ये सब पर भारी पड़ गया। किस्सा गोई परिवार के लोगों को मैं यही सलाह दूंगा, या मेरी यही सलाह है, हमेशा की तरह बहुत बार बता चुका हूं, कि दो नावों पर पैर रखकर बहुत दूर तक जिंदगी का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। कहावत में समझें तो भी, जमीनी सच पर समझें तो भी, और नदी में तैरने वाली दो नाव को समझें तब भी। 4, 6, 10 मिनट, 15 मिनट तो आप बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर दो नावों पे पैर रख के आप लंबा सफ़र तय करना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। ज़्यादा दूरी जाने की कोशिश में दोनों नाव और आप तीनों डूबेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। आप हमेशा कृपा करके किस्सा गोई परिवार, उनके सदस्य या उनके जानने वाले, हमेशा सोच समझकर दो नावों पर पैर रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।